Assalamualaikum. Welcome to the platform of Mission MBBS वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस यूनिक लेक्चर में हम बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे ब्रेन ऑफ द सेल। और इस यूनिक लेक्चर का यूनिकनेस क्या है? इस लेक्चर में हम मार्कर को बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे और ना पढ़ेंगे, बल्कि मेंटली समझेंगे थ्रू डायग्रामेटिकली। किस तरीके से वो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप स्टूडेंट ने बगैर मार्कर के लेक्चर को कैसे समझना है। जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट लिया था मिशन एमबीबीएस, और मिशन एमबीबीएस के अंदर जो सबसे पहला लेक्चर था हमारा वो था व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ा प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ चलते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं और आज के लेक्चर का यूनिकनेस क्या है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ सारा चैप्टर रिवाइज कर लूँगा, और वो भी 20 to 25 मिनट्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस यूनिक लेक्चर्स को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हम कोई मार्कर को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि अपने फिंगर को यूज़ करेंगे और अपने माइंड को यूज़ करेंगे। आप स्टूडेंट ने ये पॉइंट अपने हाथ से रजिस्टर में नोट्स कर लेना है। जो बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा, आप स्टूडेंट ने ज़रूर वो याद कर लेना है। सबसे पहले जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि हमने शुरुआत कौन से टॉपिक से किया था मिशन एमबीबीएस के अंदर, व्हाट इज सेल, सेल क्या है, सेल के ओरिजिनेशंस क्या है, कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट क्या था, वो बहुत डिटेल से फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और याद रखो, सेल बायोलॉजी के लिए सीक्वेंस के साथ टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आपने पूरा कमांड लेना है सेल बायोलॉजी के ऊपर। किस तरीके से, वो यहाँ पे मैं डायग्राम्स के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा कि सीक्वेंस के साथ क्यों ज़रूरी है सेल बायोलॉजी चैप्टर्स के लिए। बाकी जितनी भी चैप्टर है, कोई भी टॉपिक आप उठा ले, याद कर सकते हो, लेकिन सेल बायोलॉजी के लिए ज़रूरी है कि आप सीक्वेंस के साथ टॉपिक स्टार्ट कर लें। अगर आपको याद है, हमने स्टार्ट लेक्चर में व्हाट इज सेल के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन उसके बाद फौरन हमने सेल टेक्निक स्टडी किए थे, और टेक्निक्स माइक्रोस्कोप से लेकर माइक्रोमीटर तक डिटेल से एक बाय एक हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद है, माइक्रोस्कोप्स के हमने कुछ टाइप्स को भी डिस्कस किया था। कौन से टाइप्स थे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। और माइक्रोस्कोप्स के थ्रू हमने क्या किया था, एक सेल को बहुत जूम करके देखा था। किस तरीके से? लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक एनिमल सेल्स है। आप इमेजिन कर लो कि आप क्या हो, माइक्रोस्कोप्स हो, और माइक्रोस्कोप्स के थ्रू आप स्टूडेंट ने ये लेक्चर और इसके साथ जितने भी चैप्टर है आपने कवर अप कर लेना है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल हमने स्टडी किया माइक्रोस्कोप्स के थ्रू सेल्स। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक एनिमल सेल से, लेकिन टेक्निक्स के बाद हमने स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी के अंदर सेल वॉल से। चूंकि सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, तो यहाँ आप स्टूडेंट ने सबसे पहले इमेजिन कर लेना है। ये जो रेड कलर से मैंने शो किया हुआ है, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, प्लांट सेल्स है। और प्लांट सेल्स के लिए जो सबसे पहला वाल होता है वो क्या होता है, सेल वाल होता है, जो कि बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। प्राइमरी सेल वाल क्या होता है, सेकेंडरी, मिडिल, लेमेला, उसके फंक्शंस क्या है, और लास्ट में कंसेप्चुअल एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया। आप स्टूडेंट ने आप क्या कर लेना है, धीरे धीरे आराम आराम से माइक्रोस्कोप मींस खुद को एंट्री कर लेना है सेल्स के अंदर। सबसे पहले आपने स्टडी किया सेल वॉल, अब हमने आना है एनिमल सेल्स के अंदर। और एनिमल सेल्स का जो फर्स्ट लेयर होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो है सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि यहाँ पे मैंने शो किया है ब्लैक कलर से। अब इसको आप स्टूडेंट ने स्टडी किया कि ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन पे मैंने डिटेल लेक्चर दिया है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, फंक्शंस क्या है, इसकी एक्टिविटी क्या है सेल्स के अंदर, तो वो बहुत डिटेल से यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अब देख लें, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म्स को। आप स्टूडेंट ने सबसे पहले एंट्री किया सेल वॉल्स के थ्रू, फिर सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर आगे
अब आप स्टूडेंट ने एंट्री कर लेना है साइटोप्लाज्म्स के अंदर। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है, जितनी इसके अंदर ऑर्गेनेल है इसको निकाले सबसे पहले। और ये जो एरिया आप लोग देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया हुआ है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म्स को भी हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिलेगा। अब देख ले, साइटोप्लाज्म्स के अंदर फौरन हमने स्टडी किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था गल्जी बॉडीज। अब दोस्तों यहाँ पे आप सोचेंगे कि इस तरह मैं क्यों कर रहा हूँ, एक एक के अंदर एंट्री कर लेना। सेल बायोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस टॉपिक की नॉलेज आपको आनी चाहिए। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरीके से आप लोग देख ले, सबसे पहले हमने एंट्री किया सेल वॉल्स के थ्रू, फिर सेल मेम्ब्रेन्स, फिर इस तरह साइटोप्लाज्म्स के अंदर, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के साथ नेक्स्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो है गल्जी बॉडीज। अब यहाँ से हमारे पास कुछ स्मॉल माइक्रो बॉडीज ओरिजिनेट हुए थे, याद तो है लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गल्जी बॉडीज, और गल्जी बॉडीज से कुछ स्मॉल माइक्रो बॉडीज ओरिजिनेट हुए थे, और वो माइक्रो बॉडीज क्या थे? लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। और देख ले यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ है, ये जो रेड कलर से शो हो रहा है। अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्या है? जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि पहले एंडोप्लाज्मिक, फिर गल्जी, फिर लाइसोसोम्स। अब डियर स्टूडेंट, इसके अंदर कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज थे जो कि डिटेल से मैंने डिस्कस किए थे, और वो थे कंपैरिजंस की बेस पे, स्ट्रक्चर्स की बेस पे। तो ज़रूरी है कि आप लोग सीक्वेंस के साथ ये चैप्टर याद करें। बाकी जितनी भी चैप्टर है आप टॉपिक वाइज कर ले, कहीं से भी कर ले, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन सेल बायोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है कि सीक्वेंस के साथ एक एक टॉपिक्स कर ले। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम चलते हैं, एंटर होते हैं किसके अंदर? वैक्यूल। अब वैक्यूल भी इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर लेता है, और वो भी ऑलरेडी हम लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, फिर वैक्यूल के बाद हम आए थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने स्टडी किया था कि जो वैक्यूल होते हैं, और वैक्यूल को हमने कहा भी था कि वैक्यूल क्या है? वो भी जस्ट लाइक अ माइक्रोबॉडी। अब जब ये वैक्यूल या लाइसोसोम्स ओल्ड होते हैं यानी डिग्रेड होते हैं, तो उसके लिए कौन सा ऑर्गेन है जिसको डिग्रेड कर लेता है, उसको ख़त्म कर लेता है, उसको सेल से बाहर कर लेता है? तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस था माइटोकॉन्ड्रिया। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन कहानी ख़त्म हुई थी। फिर नेक्स्ट कहानी जब स्टार्ट हुई थी वो हमने स्टार्ट लिया था साइटोस्केलेटन से, और साइटोस्केलेटन को बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया था। उसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, कंपोजिशंस क्या है, और उसकी कंपोनेंट्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। और माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे कुछ फॉर्मेशंस होता है, डिवीजन होता है, सेंट्रियोल की फॉर्मेशंस होता है, वहाँ पे हमने बेसल बॉडी की फॉर्मेशंस को डिस्कस किया था, सिलिया एंड फ्लैजेला को हम डिस्कस किया था। आप देख ले यहाँ पे हमने सेंट्रियोल को भी कर लिया। तो हमने एंट्री किया, और इस तरह किसके अंदर क्या हो गए? सर्कुलेट हो गए एंट्रीज के थ्रू। अब देख ले, इंसानों को हमने स्टडी किया सेल्स के अंदर, और जो लास्ट वन हमारा रहता है वो है न्यूक्लियस, जो इमोजी के फॉर्म में यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। आप भी सोच लेंगे कि न्यूक्लियस को हम क्यों पहले स्टडी नहीं कर लेते, क्योंकि स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। अब ब्रेन ऑफ द सेल को सबसे पहले स्टडी करना चाहिए, क्योंकि आज हमने डिस्कस कर लेना है, और इसका रीज़न क्या है? इस तरह मैंने डिस्कस किया कि ब्रेन ऑफ द सेल। अब लेट्स सपोज मैं एक ह्यूमन हूँ, अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे अंदर ब्रेन नहीं हो तो मैं आप स्टूडेंट के साथ मुखातिब नहीं होता, आपके साथ बातें नहीं कर सकता, आपके साथ लेक्चर को डिलीवर नहीं कर सकता। तो ये सारी यूनिकनेस किस चीज़ की है? ब्रेन के है। तो इसी तरह न्यूक्लियस सेल्स के अंदर बहुत यूनिक करेक्टरिस्टिक रखता है। तो इसी वजह से हमने आज का टॉपिक रखा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हम बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे बगैर व्हाइट बोर्ड पे लिख कर। लेकिन आप स्टूडेंट ने क्या कर लेना है? नोट डाउन कर लेना है अपने रजिस्टर में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का यूनिक लेक्चर न्यूक्लियस।
लेकिन जिस तरह हमारा रूटीन होता है कि हम टॉपिक को जब स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को स्टडी कर लेते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी होता है, और इसके अलावा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे या जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं या प्रैक्टिकल होते हैं, वहाँ पे इस तरह इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। किस तरीके से, जिस तरह हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि सबसे पहले डिस्कवरी, फिर कंपोजिशंस, फिर स्ट्रक्चर्स, फिर शेप्स, फिर फंक्शन, डिटेल से एक एक चीज को हम डिस्कस करते थे। आज के लेक्चर में भी वही तरीके से डिस्कस करेंगे। अब देख ले स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास क्या है, एनिमल सेल्स है। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट कंसेप्ट देता हूँ। एक शॉर्ट कंसेप्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अर्थ की शेप को आप स्टूडेंट ने स्टडी किया होगा। अर्थ की जो शेप होता है वो क्या होता है, सर्कल, एग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इस तरह प्लांट होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, एटसेट्रा, जो भी है वो अर्थ के अंदर आते हैं। अब एक एक चीज़ क्या होता है, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होता है। किस तरीके से? लाइक ह्यूमन एनिमल से डिफरेंट होता है फंक्शंस के लिहाज से। फिर ह्यूमन और प्लांट्स को अगर देखा जाए, फिर माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह को देखा जाए, तो एक दूसरे के साथ क्या है, डिफ्रेंशिएट कर लेता है फंक्शंस के लिहाज से। इस तरह सेम केस हियर इन द एनिमल सेल, जितनी भी ऑर्गेनिल्स है एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं फंक्शंस के लिहाज से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सेल्स के अंदर इस इमोजी यानी न्यूक्लियस को क्या कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालने के लिए आपको ने क्या कर लेना है, सबसे पहले अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके क्या करेंगे, हम इसकी सर्जरी करेंगे, ठीक है, इसके ऑपरेशंस करेंगे। और ऑपरेशंस के अंदर आप लोगों को आइडिया होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़े हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसके इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या है, न्यूक्लियस के बारे में। डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में सबसे पहले इसने स्टडी किया था न्यूक्लियस को, ठीक है। इससे पहले रॉबर्ट हुक ने स्टडी किया था सेल को, और उसने यह भी कहा था, और अगर आपको याद है फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से सेल्स की कंट्रीब्यूशंस को स्टडी किया था कि रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, जस्ट एम्प्टी सेल को स्टडी किया था। लेकिन जब रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी किया 1831, तो इसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली। इसके बाद हम आते हैं इसकी अकरेंस पे। अब देख ले, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से शो किया है यूकैरियोट्स के अंदर, व्हाई नॉट इन प्रोकैरियोट सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्चुअल ने। सबसे पहले ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को नोट कर लेना है, और इसका कंसेप्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और ये बहुत बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर, कि एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस क्यों प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट क्यों नहीं होता। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं लोकेशंस। अब देख ले, यहाँ पे जो एनिमल सेल ड्रा किया है, इसके अंदर में ये जो इमोजी लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस सेंटर में पड़ा है। लेकिन अगर प्लांट सेल्स के अंदर देखा जाए तो प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। तो इसकी पेरिफेरल साइड्स पे होता है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, अब इसके अंदर ये फॉर एग्जांपल क्या है, अगर एनिमल सेल्स हम समझे तो ये न्यूक्लियस होगा। लेकिन अगर हम प्लांट सेल समझे तो प्लांट सेल के लिए न्यूक्लियस इस साइड पे होगा, पेरिफेरल साइड। तो इसी वजह से प्लांट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल वो स्मॉल होता है। तो ये भी आप ने याद कर लेना है। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि सेंट्रल्स के अंदर होता है एनिमल्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर पेरिफेरल साइड्स पे होता है। अब देख ले, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मोस्टली यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है, यानी जो सेल होता है मोस्टली यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इसके साथ साथ ए न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, पोली न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। क्या मतलब कि मोस्टली यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, बाई भी हो सकता है, पोली भी हो सकता है, और ए न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी अराइज होता है। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने याद कर लेना है। तो मोस्टली यूनिन्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, लाइक अगर हम बात करें न्यूरॉन सेल, स्पर्म सेल वगैरह, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी यूनि मीन वन, इसके अंदर वन न्यूक्लियस होगा। फिर हम आते हैं बाई। बाई मीन बायोलॉजी के अंदर यूनि आ जाए, बाई आ जाए, पोली आ जाए। तो बाई का मतलब टू होता है, पोली का मतलब टू से ज़्यादा होता है। और जब बायोलॉजी के अंदर वर्ड से पहले ए आ जाए तो ए मीन होता है विदाउट यानी नॉट। अब देखिए यहाँ पे बाई आया है तो बाई मीन टू, तो इसके अंदर क्या होंगे, टू न्यूक्लियस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिलिएट प्रोटोजोन्स लाइक फेरामेशन, तो इसके अंदर क्या होता है,
टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पॉलीन्यूक्लिएटेड। और पॉलीन्यूक्लिएटेड के लिए अगर हम एग्जांपल्स को डिस्कस कर ले तो वो क्या है, फंगल हाइफी, जो कि डिटेल से हम फंजाई चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस किस तरीके से पॉसिबल है सेल्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो मोस्ट कंसेप्चुअल टर्म है वो है ए न्यूक्लिएटेड। ठीक है, अब ए न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब होता है? ए मीन विदाउट न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल एंड सीव ट्यूब। अब जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, अगर रेड ब्लड सेल्स के अंदर या इस तरह सीव ट्यूब्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है तो फिर वहाँ पे ऐसा कौन सा चीज़ है जो इसकी फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है? बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स के अंदर। लेकिन ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है रजिस्टर में। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, चूंकि प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ यूकैरियोट सेल्स के अंदर होता है। अब फॉर एग्जांपल, अब प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर लाइक बैक्टीरिया के अंदर अगर न्यूक्लियस नहीं है तो फिर वहाँ पे चूंकि हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो फिर अगर वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है तो फिर फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर लेता है, ट्रांसमिशंस किस तरह होता है? ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप सुनने 3 क्वेश्चन नोट्स कर लेना है जो मैं आप लोगों के साथ एट द एंड ऑफ लेक्चर डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर्स। इसके बाद हम आते हैं इसकी शेप पे। अब देख लीजिए यहाँ पे जो मैंने न्यूक्लियस का शेप बनाया हुआ है वो सर्कल है, लाइक दिस बॉल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि न्यूक्लियस जो होता है उसका जो शेप होता है वो सिर्फ सर्कल होता है। क्यूबॉइडल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, बीन शेप भी हो सकता है, हॉर्सशूज भी हो सकता है। इसके अलावा और स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है जो कि सर्कुलेशन चैप्टर में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। वाइट ब्लड सेल्स के जो टाइप्स है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसकी शेप पॉसिबल है न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। अब हम चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। जिस तरह हमने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया एनिमल सेल्स को, और एनिमल सेल्स के अंदर हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया, और न्यूक्लियस के अलावा जितनी भी ऑर्गेनिल्स थे वो भी डिस्कस किया। अब इस न्यूक्लियस को हमने निकाला बाहर और इसका हमने क्या कर लेना है, सर्जरी कर लेना है, जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया किस तरीके से करेंगे। अब देख स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, जनरल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को ये लेबलिंग आनी चाहिए। लेबलिंग किस तरीके से करेंगे आप ने अंडरस्टैंड कर लेना है। सबसे पहले देख लीजिए हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है सर्कुलर फॉर्म में। अब यहाँ पे 2 लेयर है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से और ब्लैक कलर से मैंने शो किया हुआ है। अब ब्लू कलर और ब्लैक कलर के लिए वर्ड क्या यूज होगा, यानी मेम्ब्रेन के लिए न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसकी फंक्शंस आपको आनी चाहिए। देख ले यहाँ पे मैंने शो भी किया इसके साथ साथ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे मैंने लिखा है आउटर लेयर और इनर लेयर मेम्ब्रेन, जो कि इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। अब इसका फंक्शंस क्या है, जो बाहर मेम्ब्रेन है आउटर लेयर ये वाला, अब इसके साथ साथ राइबोसोम यानी एनफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके अंदर डिफरेंशिएट क्या है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर जो राइबोसोम्स पड़े होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़हन में ये होनी चाहिए, लेयर अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो इनर लेयर होता है वो किसके साथ, एंडोजेस न्यूक्लियर कंटेंट, यानी न्यूक्लियर के अंदर जितनी भी चीज़ें आते हैं वो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, न्यूक्लियर पोर। सबसे पहले क्या हो गया, न्यूक्लियर एनवलप। अब हम चलते हैं न्यूक्लियर पोर, और यहाँ पे आप लोगों ने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है। न्यूक्लियर पोर की फंक्शंस क्या है न्यूक्लियस के अंदर। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, फिंगर है। अब इस फिंगर का फंक्शंस क्या है, ट्रिगर दबाना, और ये ट्रिगर कौन दबा देता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स। अब इस जॉइंट्स का फंक्शंस क्या है कि ट्रिगर्स को दबाइए। अब सेम केस हियर इन द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के अंदर ये पोर नहीं होते तो बाहर से कोई चीज़ इसके अंदर नहीं आता, और इस तरह इसके अंदर जो चीज़ें होते हैं जेनेटिक मटेरियल
वो बाहर नहीं जाते। तो देख ले न्यूक्लियर एनवलप का जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या है, एक दूसरे के साथ क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है और यहाँ पे ये फ्यूज होते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि इसकी जो कंपोजिशन है वो किस चीज़ से मिलकर बना है, न्यूक्लियर प्रोटीन से मिलकर बना है। और इसके फंक्शंस क्या है, फिंगर का फंक्शंस क्या था, ट्रिगर दबाना। अब इसका फंक्शंस क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी साइटोप्लाज्म्स के अंदर जितनी भी मटेरियल होंगे न्यूक्लियस के अंदर जो एंट्री कर लेता है वो पोर्स के थ्रू कर लेता है, या आउटिंग होता है तो वो इस पोर्स के थ्रू होता है, न्यूक्लियर पोर। तो हमने स्टडी किया न्यूक्लियर एनवलप और इसके साथ साथ न्यूक्लियर पोर। अब हम आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह हमारे पास सेल्स के अंदर यानी एनिमल सेल्स के अंदर हमने स्टडी किया था साइटोप्लाज्म्स, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें पड़े हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन भी क्या हुआ है कि न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास क्या है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर। और इसका कंपोजिशन क्या है, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, एंजाइम्स हो सकते हैं, हिस्टोन प्रोटीन हो सकते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ मेटल आयन भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, न्यूक्लियस के लिए। और ये कौन से पार्ट में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म्स में। हम आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म्स के बाद न्यूक्लियोलस, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ न्यूक्लियस। तो आप स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लेना है, ये जो रेड कलर से मैंने शो किया हुआ है डार्ट डार्ट, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। अब देख ली इसके अंदर दो किस्म की चीज़ें मैंने मेंशन किया हुआ है, जेनेटिक मटेरियल। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। आप स्टूडेंट ने पढ़ा होगा और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स फैक्ट भी हमने डिस्कस किया था, वो क्या था, न्यूक्लियोलस। तो राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं, वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बनते हैं, आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की तो क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। और इसी तरह ये जो आरएनए तो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स बना लेते हैं। और फिर वो क्या कर लेते हैं, जो बाहर से प्रोटीन्स होते हैं, यानी यहाँ पे जो प्रोटीन होंगे वो एंट्री करेंगे थ्रू पोर्स के जरिए, या ये बाहर जाएंगे साइटोप्लाज्म्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये सारा प्रोसेस चलता है। तो ये हो गया न्यूक्लियोलस के अंदर फंक्शन। और न्यूक्लियोलस के लिए आपने याद कर लेना है कि ये क्या है, डार्क स्टेन बॉडी इन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर जो डार्क ब्लैक बॉडी होता है स्टेन कलर से, जिस तरह यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। और इसका ट्रिक्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने किस तरीके से मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल और इस तरह सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल को याद कर लेना है। तो डबल मेम्ब्रेन के लिए मैंने आप लोगों के साथ ट्रिक डिस्कस किया था, मक्का में नमाज पढ़ो। अब इसके अंदर एन आता है, तो एन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। अब देख ले यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी आ गया। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक डिस्कस किया था, CRBN, कार्बन एक वर्ड था। तो कार्बन के अंदर भी एक एन आता है और वो एन हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोलस के लिए। तो न्यूक्लियोलस क्या होगा, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। इसके अलावा इसके टू रीजन होते हैं। आप देख लीजिए, इस तरह यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, इसके ऊपर ये जो डालकर शो किया और इसके सेंटर में। अब देख ले यहाँ पे पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन, यानी जो आउटसाइड से हमने शो किया हुआ है, ये क्या कर लेता है, प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल यूनिट। राइबोसोमल यूनिट का क्या होता है, ये प्रिकर्सर होता है। और दूसरा क्या है, सेंट्रल फाइबर रीजन्स, यानी सेंटर में जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कर लेता है, इसके अंदर आरएनए और आरडीएनए प्रेजेंट होता है। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, बाहर निकल लेता है, राइबोसोमल यूनिट को बना लेता है, फिर डीएनए मैसेंजर आरएनए को बना लेता है और फिर बाहर निकल लेता है प्रोटीन के साथ, वो क्या होता है, अटैच होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियोलस से डिटेल। अब हमारा यहाँ पे रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये किस पार्ट के साथ अटैच होता है, न्यूक्लियर एनवलप यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। लास्ट में हमने डिस्कस कर लेना है क्रोमेटिन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस के अंदर इसकी फंक्शंस। अब देख ले, जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया हुआ है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, क्रोमेटिन्स। अब इस क्रोमेटिन्स को हमने क्या कर लेना है, बाहर निकलना है, इसकी सर्जरी कर लेना है। अब देख ले, यहाँ पे एक कंसेप्ट आप ने अंडरस्टैंड कर लेना है। कंसेप्ट क्या था, अगर आपको याद है, हमने
सेंट्रियोल्स के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस किया था सेल डिविजन्स को। अब दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को जस्ट क्लू देता हूँ कि सेल डिविजन्स के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेल डिवाइड हो रहा है या ये सेल नॉन डिवाइडिंग है। डियर स्टूडेंट, जब इस फॉर्म में सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर ये जो क्रोमेटिन्स होते हैं या इसके अलावा न्यूक्लियस वगैरह ये चीज़ें, तो फिर सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है। लेकिन जैसे ये चीज़ें हमारे पास किसी और फेज में कन्वर्ट हो जाए तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, सेल डिवाइडिंग फेज। आप स्टूडेंट ने पढ़ा होगा डिवीजन में हमारे पास क्या होता है, दो किस्म की फेज होते हैं, एंटर फेज और दूसरा क्या होता है, एम फेज। अब एंटर फेज में क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, और जो हमारे पास एम फेज होता है वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसकी ट्रांसमिशन वगैरह प्रोसेस होता है। आप सुन यहाँ पे देख ले क्रोमेटिन्स को, तो क्रोमेटिन्स का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैंने सैंपल ड्रा किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डीएनए वगैरह भी प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ ये जो सर्कल से मैंने बनाया है ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख ले, ये हमारे पास क्या है, बीड्स है। अब बीड्स के अंदर ये हमारे पास ये जो तार आपको नजर आ रहा है ये क्या है, डीएनए है। इसके साथ साथ ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्रोमेटिन्स है। और रेड कलर से जो आपको शो हो रहा है ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि हम डिटेल से डीएनए क्रोमोसोम्स चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देख ले, ये सुपर कोइल फॉर्म में होता है। जब सुपर कोइल फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन। और हिस्टोन प्लस डीएनए को हम सिंपली क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स। अब सिंपली हमने क्या कर लेना है, इस क्रोमेटिन से हमने क्रोमोसोम्स को बनाना है। अब किस तरीके से बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, बीड स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको ब्रेकअप कर लूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी लेंथ ज्यादा होगा, इसके अब ये जो कंडेंस फॉर्म है ये क्या होगा, सेपरेट होगा। अब देख ले, सेपरेट होके ये हमारे पास क्या बनाएगा, वाई लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। सेम केस लाइक, देख आप लोग देख ले, ये हमारे पास क्या बन गया, वाई लाइक। अब देख ले स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या बन गया, वाई लाइक स्ट्रक्चर, यानी सेम लाइक क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन फॉर्म में चला गया तो ये क्या बन गया, क्रोमोसोम। अब थोड़ा बहुत हमने क्रोमोसोम्स को स्टडी कर लेना है, और इस टॉपिक को हम इन क्रोमोसोम चैप्टर में बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। देख लिए हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम्स है। तो ये देख ले, इसके सेंटर में हमारे पास क्या होता है, सेंटर में हमारे पास होता है सेंट्रोमियर। और ये जो साइड पे आप लोगों को नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। इसके अंदर हमारे पास क्या नजर आ रहा है, डीएनए। जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ये जो तार लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, डीएनए है। अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अब देख ले, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, क्या है, ये टीलोमर। अब टीलोमर का फंक्शन क्या होता है, जो बाहर से कोई इसके साथ अटैच होता है तो ये प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है यूक्रोमेटिन, ठीक है, यूक्रोमेटिन। और इसके साथ साथ सेंटर में आता है सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमेटिड। और इसके सेंटर में हमारे पास क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए है। अब यहाँ पे ये जो आपको अंडरस्टैंड कर लेना है, ये जो यूक्रोमेटिन से ये मैसेज को ट्रांसपोर्ट कर लेता है, बाकी जितना भी एरिया है ये वो मैसेज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर लेता, जो कि आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं जो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, आप लोगों ने नोट्स पे किया होगा कि वाई नॉट अकर इन प्रोकैरियोट सेल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोकैरियोट सेल्स है। अब लेट्स सपोज प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, और जेनेटिक मटेरियल का क्या काम होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो फिर वहाँ पे कौन सा ऐसा चीज़ है जो ट्रांसमिशन कर लेता है, तो याद रखिए वहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड रीजन होता है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर हम फिर से दोबारा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है। डिस्कस किया था ए न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस, वो कौन सा है, रेड ब्लड सेल था, स्यू ट्यूब था। चूंकि ये दोनों हमारे पास क्या है, लिविंग सेल्स है। अब चूंकि लिविंग सेल्स हो गए तो इसके अंदर फिर न्यूक्लियस को होना चाहिए। अगर इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं तो फिर किस तरीके से ट्रांसमिशन वगैरह कर लेते हैं। आपको पता है कि रेड ब्लड सेल क्या कर लेता है, करेंट एक्सचेंज प्रॉपर्टी है इसके अंदर। इस तरह स्यू ट्यूब्स के अंदर भी क्या होता है, फोइलम में क्या कर लेता है, ग्लूकोज और न्यूट्रॉन्स को क्या कर लेता है, ट्रांसपोर्ट कर लेता है। ऐसा चीज़ है जो ये फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है। तो याद रखिए अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है इस सेल्स के अंदर कि इसके अंदर न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब सेल हमारे पास इनिशिएशन स्टेज में होता है, एम मैच्योर फॉर्म में होता है, तो उस टाइम होता है, लेकिन जैसा ही मैच्योर फेज में चला जाता है तो उस टाइम न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं। अब इसका फ़ायदा क्या है, आप स्टूडेंट ने स्टडी किया होगा कि रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेना।
ऑक्सीजन को कैरी कर लेना बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ मिनट के लिए भी ऑक्सीजन रुक गया तो बॉडी क्या होगा, डेड होगा। लेकिन अल्लाह ने क्या निज़ाम बनाया हुआ इंसान के बॉडीज के अंदर कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और इसका रीज़न भी ये है कि वहाँ पे जो स्पेस है, अगर लेट्स सपोज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो आपको पता है कि मिलियन टू बिलियन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बॉडीज के अंदर, तो फिर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता तो वो बहुत कम होता। अब फॉर एग्जांपल इसका मैं एक सिंपल कंसेप्ट आपको देता हूँ। अगर आपने पहाड़ पे चढ़ लेना है और आप ऊपर टॉप पे पहुँच गए, तो आपने वहाँ पे ये ज़रूर महसूस होगा वहाँ पे आपका जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन का वो बहुत कम होता है इस कंपेयर टू कि आप फ्लैट जगह पे होते हैं। और रीज़न भी यही है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते। अगर न्यूक्लियस होते तो फिर जो कैपेसिटी होता है ऑक्सीजन कैरिंग का वो कम होता है। इसके अलावा एक और रीज़न ये भी है, रेड ब्लड सेल्स के आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी टाइम्स कितना होता है, 120, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादा होता है बॉडीज़ के अंदर। तो दूसरा रीज़न ये, इस तरफ ट्यूब्स के अंदर भी यही मैकेनिज्म फेनोमेना है। उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है ग्लूकोज एंड न्यूट्रिएंट थ्रू फ्लोएम्स, तो सेम मैकेनिज्म उसके अंदर भी, वहाँ पे भी हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और वहाँ पे मैंने आपके साथ एक और क्वेश्चन भी डिस्कस किया था जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज ये एनिमल सेल से इससे हमने निकाला न्यूक्लियस को, तो मेरे मुताबिक ये सेल क्या है, डेड है। क्योंकि ऑलरेडी हमने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया कि न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। अगर ब्रेन है और ब्रेन का फंक्शन आपको पता है क्या होता है, सारे बॉडीज को कंट्रोल कर लेता है, तो फिर मेरे मुताबिक ये सेल क्या है, डेड है। लेकिन यहाँ पे हमने डिस्कस किया सीव ट्यूब और रेड ब्लड सेल्स के अंदर वहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी थी, और बैक्टीरिया के अंदर तो होता ही नहीं है। तो याद रखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बैक्टीरिया के अंदर हमने न्यूक्लियोइड रीजन्स को डिस्कस किया था, उसकी एक अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियस को होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर सेल फंक्शनिंग, क्योंकि इसके अंदर हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बनते हैं, आरएनए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, फिर वो प्रोटीन के साथ मिलकर प्रोसेस होता है। तो डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है न्यूक्लियस सेल्स के अंदर। ये हो गया आज का लेक्चर, जिसमें हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया न्यूक्लियस को। सबसे पहले हमने एनिमल सेल्स को डिस्कस किया, एनिमल सेल्स के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स थी एक एक को निकाल कर, और लास्ट में हमारे पास जो रह गया था वो क्या था, न्यूक्लियस। और फिर न्यूक्लियस के हमने सर्जरी कर दी, ऑपरेशंस कर दी, जिसको हमने बाहर निकल कर स्टडी किया, इसके फंक्शंस क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो हमने डिटेल से लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया। तो डिस्टेंट ये हो गया आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह बाकी जो 2 लेक्चर रहते हैं वो डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ भी हमारा सेल बायोलॉजी चैप्टर्स का अख्ताम भी हो जाएगा, जिसके अंदर हमने बहुत आराम से एक एक ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर लेना, उसके साथ एमसीक्यूज़ को रिवाइज कर लेना, पास्ट पेपर के जितने एमसीक्यूज़ थे वो भी डिस्कस किए, और इसके अलावा जितना मुझसे हो सकता था डायग्राम्स के आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेना एक यूनिक तरीके से, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई पॉजिटिव सजेशन है तो यू कैन कमेंट एंड कमेंट बॉक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट